Good morning, children. How are you? I hope that you all are fit, fine, healthy and happy. और मैं ये आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे और घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम से पहले हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था आपके इतिहास पोर्शन से। वो था आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। हमने इस चैप्टर में मतलब बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम उन पॉइंट्स को एक बार जान लेते हैं संक्षेप में कि हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में हमने नरम दल और गरम दल के बारे में भी पढ़ा कि कांग्रेस की दो विचारधाराएं थीं। वो दो विचारधाराओं के बारे में हमने पढ़ा था, नरम दल और गरम दल। इनकी क्या व्यूज़ थे राष्ट्रवाद को लेकर और आज़ादी को लेकर और भारतीयता को लेकर या राष्ट्रीयता को लेकर या राष्ट्रवाद को लेकर या देश प्रेम को लेकर या देश को आज़ाद कराने के विषय में इनकी क्या विचारधाराएं थी। हमने उनके बारे में डिस्कशन किया था। हमने नरम दल के नेताओं के बारे में पढ़ा था, हमने गरम दल के नेताओं के बारे में पढ़ा, उनके आपस में क्या विचार थे, उनके आपस में क्या मतभेद थे। दोनों अलग अलग ओपिनियंस या व्यूज़ या विचार रखते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। हमने इसमें जो नरम दल की बात अगर हम करें तो हमने नरम दल में जैसे नरम दल के नेताओं के बारे में हमने पढ़ा, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय और सचिदन सिन्हा। ये प्रमुख नेता थे जो कि नरम दल के फेवर में थे या नरम दल के नेता थे, जो शांति में बिलीव करते थे, जो वार्तालाप में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि आपसी बातचीत और शांति वार्ता से जो है हल निकाला जा सकता है, या आज़ादी की लड़ाई जो है वो अहिंसात्मक वे से भी, अहिंसात्मक तरीके से भी लड़ी जा सकती है। और फिर हमने गरम दल के बारे में भी पढ़ा बच्चों। गरम दल में जैसे हमने पढ़ा था कि लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक जो थे, में उनका एक नारा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ऐसे उन्होंने वंदे मातरम जैसा स्लोगन जो है वो देश में उसका बिगुल बजाया और देश में जो है वो इस चीज़ की लहर वंदे मातरम और का जो प्रभाव था वो कुछ बहुत ज़्यादा असरदार हुआ। और उसके बाद जो है वो और वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, जिसकी वजह से देश में राष्ट्रीयता की या राष्ट्र भावना की एक अजब सी लहर, एक बहुत व्यापक लहर देखने को मिली। तो ये गरम दल और नरम दल थे। और गरम दल के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल, ये जो थे प्रमुख विचारधारा के प्रमुख विचारक थे जो गरम दल के को मानते थे। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में हमने बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा, जिसको हम बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 में दो भागों में बांट दिया था। और जो है वो इनका विभाजन कोई आमतौर पे ब्रिटिशर्स का जो था, जो अंग्रेज़ों की ये मान्यता थी, और अंग्रेज़ जो है वो ये मान रहे थे कि उनका विभाजन जो है वो उनके वेम्पायर को या उनके साम्राज्य का विस्तार करने का एक बहाना था, या विस्तार करने के लिए किया गया है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किया गया है, या उनको मजबूत करने के लिए किया गया है, या ब्रिटिश शासन को मजबूती देने के लिए किया गया हो। लेकिन असल में जो वास्तविक जो कारण था वो ये था कि उनकी एक नीति थी कि फूट डालो और नीति करो। ये इस नीति के तहत जो है उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो उभर के आ गए, जैसे कि सांप्रदायिक दंगे भी होने लगे, हिंसात्मक प्रवृत्तियां भी होने लगी, लोगों में मन मुटाव होने लगा, संघर्ष होने लगा, कम्युनिटीज, समुदाय आपस में लड़ने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बंग भंग विभाजन का प्रभाव, उसके मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके जो थे वो परिणाम थे। तो उसके बाद हमने बहिष्कार और स्वदेशी जो है आंदोलन के बारे में पढ़ा। बहिष्कार मतलब जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी चीज़ को बहिष्कृत कर देना, किसी चीज़ को जो है नकार देना या उसको नेग्लेक्ट कर देना, उसको मना कर देना, उसको त्याग देना। और स्वदेशी आंदोलन मतलब कि अपने देश की चीज़ों के प्रति जो है वो प्रेम और लगाव की भावना को स्वदेशी जो हम कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने पढ़ा था कि
अंग्रेज़ी सामान या उनके वस्तुओं या उनके वस्त्र और वस्तुओं को बहिष्कृत किया गया, और कॉलेजेस और स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और अदालतों का भी जो है वो नहीं छोड़ा गया। स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेजेस जो है वो उन्होंने छोड़ दिया, और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इस आंदोलन के तहत होनी शुरू हो चुकी थी। तो हमने बच्चों ये बारे में पढ़ा। और स्वदेशी, जैसा कि हम कह सकते हैं कि अपने देश के लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ों के प्रति जो है लगाव रखना और उन्हीं चीज़ों का उपयोग करना। तो भारतीयों में स्वदेशी का जो एक विचार था वो पनपने लगा था। जब राष्ट्रवाद की भावना पनपी तो स्वदेशी की भी भावना जो है वो पनपने लगी, और लोग जो है उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करेंगे, हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवाएंगे। उनका अपना एक, उन्होंने कहा कि हम अपना स्वयं स्कूल खोलेंगे, अपना स्वयं हॉस्पिटल खोलेंगे, अपना स्वयं हम जो है वो खाद्य उद्योग लगाएंगे। तो गांव के लोगों के बीच इस तरह के स्वदेशी लगाव या भावना या प्रेम की जो एक देश प्रेम की जो भावना जब उत्पन्न हुई, तब लोगों ने जो है वो राष्ट्रीयता को भी सही माने में अपनाया और समझा। तो ये हमने पिछले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और हमारा शीर्षक है क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये जो शीर्षक जो है आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो कि नोट्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम जो है आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और शीर्षक क्या है आपका? क्रांतिकारी आंदोलन। तो बच्चों अगला शीर्षक आपका है क्रांतिकारी आंदोलन, यानी आज हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में और मॉर्लो मिंटो सुधार के बारे में, जो कि शुरू हुआ था 1909 में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी का मतलब, जैसे कि आप टाइटल से समझ सकते हैं कि क्रांतिकारी का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर या किसी इशू या मुद्दे को लेकर या सामाजिक कुछ कोई बदलाव को लेकर कोई एक क्रांति का शुरू होना या रेवोल्यूशन का शुरू होना, दैट इज़ कॉल्ड क्रांतिकारी आंदोलन। और क्रांतिकारी आंदोलन यानी आंदोलन, रेवोल्यूशन इटसेल्फ, ये अपने आप में ही यही साबित करता है कि आंदोलन का मतलब ही है कि समाज में नया बदलाव लाना या समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियों का उलटफेर कर देना या ऐसी परिस्थितियों को बदल देना जो कि सामाजिक तौर पे जो है वो नुकसानदेह है या सामाजिक तौर पे जो है वो हानिकारक होती है, या उन स्थितियों, उन विषयों या उन चीज़ों को के प्रति के विरोध में संघर्ष करना जो मनुष्य अस्तित्व के लिए या किसी जाति की सभी जाति जनजातियों के लिए जो है वो खतरा बनती है। तो क्रांतिकारी आंदोलन हम बात कर रहे हैं अपने देश की, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीयता की, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, हम बात कर रहे हैं भारत देश की आज़ादी की। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो इसका एक ही मकसद था, एक ही पर्पस था, एक ही लक्ष्य था, वो था भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना या भारतवर्ष को अंग्रेज़ की गुलामी यानी अंग्रेज़ की दासत्व से मुक्त करना। ये क्रांतिकारी आंदोलन का जो है मेन मोटिव था, मेन मकसद या मेन लक्ष्य या उद्देश्य हम कह सकते हैं। अब देखिए इसमें है कि ब्रिटिश शासन द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के क्रूर दमन के कारण कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। यानी ब्रिटिश शासन जो है वो उसको ब्रिटिश शासन को ये चीज़ें, इसका आभास पूरी तरीके से हो चला था कि अब देश में आंदोलन का दौर या आंदोलन का युग शुरू हो चुका है। अब क्रांतिकारी जो हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, अब क्रांतिकारी जो है वो अपने मकसद या अपने लक्ष्य को पूरा करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो इस तरह के आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व के लिए एक खतरा बन चुके थे। तो उनके दमन के लिए, और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य ने या ब्रिटिश शासन ने इन आंदोलनों का दमन बड़ी क्रूरता से किया। कई जगह तो बहुत सारी हिंसात्मक चीज़ें भी उत्पन्न हुई, बहुत क्रांतिकारी मारे गए, बहुत सारे देशभक्त जो है वो शहीद हो गए। तो उन्होंने बड़ी क्रूरता से इसका दमन किया, और इसकी वजह से, उनकी इस क्रूरता की वजह से बहुत सारे देशभक्तों ने अपने आप वो आगे आए और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ अब वो एक नई क्रांति का जन्म देंगे और क्रांति शुरू करेंगे सशस्त्र यानी पूरी शस्त्र के साथ, पूरे हथियारों के साथ। फिर उसके बाद क्या था कि जो क्रांतिकारी थे वो
बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल थे, इच्छुक थे कि हमारी जो क्रांतिकारी थे वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे और उनको ये लग रहा था कि अब हमारे इस आंदोलन का जो परिणाम है वो अब हमें मिल जाना चाहिए। और उनके आंदोलन का मकसद, उनके आंदोलन का शीर्षक, उद्देश्य, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत देश को अंग्रेज़ से मुक्त कराना था। तो लेकिन अब क्या हुआ, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में जो है ये इन जो प्रमुख जो प्रदेश थे इनमें आंदोलन ऑलरेडी यानी शुरू हो चुके थे। क्रांतिकारी आंदोलन जो थे वो उन्होंने स्पीड पकड़ लिया था, या बहुत तेज़ी से ये आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका था। और इनका विश्वास था, क्रांतिकारियों का विश्वास था कि क्रांति ही देश को आज़ाद, क्रांति से ही देश को आज़ाद कराया जा सकता है। यानी इनका मानना था कि अगर हम क्रांति नहीं लाएंगे और अगर हम लोगों में ये जागरूकता नहीं पैदा करेंगे, लोगों को अगर हम मोटिवेट और एक्साइट नहीं करेंगे क्रांति शुरू करने का, आंदोलन शुरू करने के लिए, तो हमें आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें जो है स्वतंत्रता प्राप्त करना है, क्योंकि हम अपने ही देश में अब और ज़्यादा दासत्व बन के या दास बन के या गुलाम बन के अब हम नहीं रह सकते हैं। तो अब लोगों में आक्रोश आ गया था, जोश आ गया था, एक जुनून हो गया था, एक उनके अंदर एक ऐसी लहर दौड़ पड़ी थी देश को आज़ाद कराने की कि अब उस लहर, उस आंधी, उस तूफान को भी अब अंग्रेज़ शासन जो है वो संभाल नहीं पा रहा था। अब क्रांतिकारियों ने बंगाल में जो है वो अनुशीलन समिति की स्थापना की। यानी बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बंगाल में बाद में बंगाल दोनों फिर बाद में एक जब हो जाते हैं तो वहाँ पे अनुशीलन समिति की स्थापना की। अब कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जान लेते हैं कि अनुशीलन समिति क्या है और इसका क्या उद्देश्य था। बच्चों, अनुशीलन समिति का प्रतीक जो है, उसका सिंबल जो था वो था अखंड भारत। यानी ये अनुशीलन समिति थी क्या? ये अखंड भारत यानी यूनाइटेड इंडिया अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज़ विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। यानी जो ये अनुशीलन समिति थी बच्चों, ये यूनाइटेड इंडिया यानी अखंड भारत अनुशीलन समिति ये जो समिति थी वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो बंगाल में जो क्रांतिकारी थे, जो कि अंग्रेज़ विरोधी थे, उन्होंने वो क्रांतिकारी जो थे, जो अंग्रेज़ विरोधी थे, उन्होंने अपनी एक गुप्त समिति बनाई थी। और उस समिति जो थी वो सशस्त्र समिति थी, यानी पूरे हथियारों के साथ उन्होंने ये कमेटी, ये समिति जो है वो का गठन किया था। इसको अनुशीलन समिति कहते हैं। अब था इसका उद्देश्य क्या था इस समिति का, कि वंदे मातरम से प्रेरित होकर जो विख्यात, जो प्रमुख या जो मशहूर बंगला उपन्यासकार जो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। यानी इसका उद्देश्य ये था कि जो बंगाल के मशहूर उपन्यासकार थे, जो प्रख्यात वे उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था, उनके बताए हुए मार्गों को फॉलो करना, यानी उनको अनुसरण करना, यानी उनको अनुशीलन करना। तो अनुशीलन का शाब्दिक अर्थ ये होता है, इसका आरंभ मतलब अनुशीलन का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि किसी चीज़ को फॉलो करना या किसी चीज़ को जो है वो उसका अनुसरण करना। अब यहाँ देखो, इसका आरंभ जो था, यानी अनुशीलन समिति का आरंभ जो था वो आपका शुरू होता है, अखाड़ों से शुरू हुआ था। और इसके दो प्रमुख रूप थे, एक था ढाका अनुशीलन समिति तथा युगांतर। ये दो रूप थे इसके अनुशीलन समिति के। और ये 20वीं सदी के आरंभिक दिनों में, तो बच्चों ये समिति के दो रूप थे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ढाका अनुशीलन समिति एक रूप था, दूसरा था युगांतर। और यह समिति 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में, यानी शुरुआती दिनों में पूरे बंगाल में कार्य कर रही थी ये समिति। पहल तो इसने कलकत्ता और उसके कुछ समय बाद ढाका में इसके जो है वो मेन सेंटर्स थे, मेन केंद्र थे। फिर इसका आरंभ जो है वो अखाड़ों से हुआ था। बाद में इसकी जो एक्टिविटीज़ थी, इसकी जो गतिविधियाँ थीं, वो उसका प्रचार प्रसार जो है वो गाँवों में या ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर पूरे बंगाल में इसका प्रचार प्रसार इस समिति का होने लगा।
अब इसके प्रभाव के कारण ही, इस अनुशीलन समिति के प्रभाव के कारण ही भारत की सरकार ने, ब्रिटिश भारत की सरकार को बंग भंग का निर्णय वापस लेना पड़ा था। यानी जो भारत में ब्रिटिश का जो शासन था, उसको इसके प्रभाव के कारण ही, इसका प्रभाव इतना ज़ोरदार और इतना व्यापक था कि ब्रिटिशर्स को जो है वो बंग भंग का जो निर्णय था उसको वापस लेना पड़ा था। तो इसकी प्रमुख जो एक्टिविटीज़ थी, गतिविधियों में स्थान जगह जगह पे लोग हैं वो लोगों को एकत्र करना, यानी यंगस्टर्स को, यानी नव युवकों को एकत्र करना था। उन्हें मानसिक और शारीरिक, यानी उन्हें मेंटल और फिजिकली तौर से भी ताकतवर बनाना, शक्तिशाली बनाना था, ताकि वह अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला कर सके। इस अनुशीलन समिति का उद्देश्य था, इनका कार्य था, इनकी गतिविधियाँ थीं। और उनकी जो गुप्त योजनाओं में, यानी अंग्रेज़ों की जो गुप्त योजना थी उसमें नॉट अंग्रेज़ों की गुप्त योजना, जो ये अनुशीलन समिति की जो गुप्त योजना थी, ये गुप्त संस्था थी ना, जिसको अंग्रेज़ों के जिसके बारे में अंग्रेज़ों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए गुप्त संस्था थी। तो इस गुप्त संस्था में जो योजनाएं थी, उस योजनाओं में इनका योजनाएं क्या क्या थी? बम बनाना, शस्त्र का ट्रेनिंग देना, और जो अंग्रेज़ थे, जो बेकार या जो बहुत ही टायरेनिकल, जो बारबेरिक, जो अत्याचारी अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनका वध करना, उनकी हत्या करना, उनका मर्डर करना, ये सारी इनकी योजनाएं थीं। अब ये अनुशीलन समिति के जो बहुत ही जो एक्टिव मेंबर थे, जो सक्रिय सदस्य थे, जो हमेशा तत्पर रहते थे काम करने के लिए, उन भारतीय अधिकारियों का वध करने में भी नहीं चूकते थे, जिन्हें वे अंग्रेज़ों का गुलाम या पिट्ठू, या अंग्रेज़ों का जो है वो कहते हैं ना चापलूस जिसे कहते हैं, बटरिंग करने वाला, वो मानते थे या गद्दार समझते थे। उन भारतीयों का भी ये वध कर देते थे जो अंग्रेज़ों का साथ देते थे, जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे और अपने देश के लिए गद्दारी का काम करते थे। इसके जो प्रतीक, इसका जो सिंबल था, जो इनका सिंबल था, जो अपने ये जो सिंबल, जो संकेत ये इस्तेमाल करते थे, वो उनके भाषा से ही समझ में आता था कि वे इस देश को एक जो है वो अविभाजित रखना चाहते थे। वो अपनी भाषा में, वो अपने एक्टिविटीज़ में, अपनी योजनाओं के थ्रू ये बताना चाहते थे कि वो भारत को डिवाइडेड नहीं होना देना चाहते हैं, वो भारत में कोई डिवीज़न, कोई विभाजन नहीं चाहते हैं, वो भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, वो भारत को एक रहने देना चाहते हैं। किसी जाति, धर्म, बोली, धर्म या किसी संस्कृति, कल्चर या सभ्यता के आधार पे, रंग भेद के आधार पे कोई भी विभाजन, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये है अनुशीलन समिति, जो कि क्रांतिकारियों ने बंगाल में स्थापित किया था। ये है आपकी अनुशीलन समिति। तो बच्चों, ये अनुशीलन समिति की स्थापना हुई और फिर उसमें बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने सक्रिय रूप से उन्होंने काम किया, जैसे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष। ये प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया और अनुशीलन समिति के थ्रू जो है उन्होंने अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को पूरा भी किया। महाराष्ट्र के चापेकर भाइयों को भी इस प्रकार के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। चापेकर भाइयों ने, ये बंधु थे, ये भाई लोग थे, दोनों भाई थे, इन्होंने भी जो है इस आंदोलन में भरपूर भूमिका निभाई। और इस आंदोलन को बहुत व्यापक या बड़ा बनाने के लिए जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने समाचार पत्रों का भी प्रकाशन शुरू किया। यानी समाचार पत्रों का प्रकाशन, पब्लिकेशन के थ्रू जो है क्रांतिकारियों ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और लोगों में राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना और क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति जो लगाव की जो भावना थी, अवेयरनेस थी, जागरूकता थी, उसको उन्होंने जो है वो परिपूर्ण रूप से जो है जागृत किया। बंगाल के बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र थे, ऐसे 2 प्रमुख समाचार पत्र थे जिनमें इन क्रांतिकारियों की भावनाएं, इन क्रांतिकारियों का जो है वो के बारे में या इन आंदोलनों को व्यापक बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो 2 समाचार पत्र थे, संध्या और युगांतर। और महाराष्ट्र का काल प्रमुख समाचार पत्र थे जो इन क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में बड़े बड़े लेखों के थ्रू लोगों में जागरूकता पैदा की, लोगों को राष्ट्रवाद की भावनाओं से परिपूर्ण या सचेत कराया। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं बंद करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगले शीर्षक जो है मॉर्लो मुंटो सुधार था, तो ये हम शीर्षक जब अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस अगले लेक्चर में इसको हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपनी बुक को ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी बुक को ज़रूर पढ़िए और वीडियो ज़रूर देखिए। सो चिल्ड्रन, हम अगले लेक्चर में नया शीर्षक शुरू करेंगे।
So goodbye and take care of yourself and always be happy and have a wonderful smile on your face. So goodbye.